नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बंगाल का चुनाव चल रहा है और इसी चुनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि चुनावों के बाद तेल के दाम बढ़ सकते हैं। यानी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। तमाम मीडिया हाउसेज ने इस खबर को छापा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने ट्वीट करके ये कहा है कि भारत सरकार का ऐसा कोई प्रपोजल अभी कंसीडरेशन में नहीं है। लेकिन ये भी एक सवाल है कि तेल कंपनियां बढ़ाती हैं पैसा तो सरकार के नियंत्रण में है नहीं। तो क्या है पूरा मामला और किस तरीके से क्या तेल के दाम बढ़ने का संकट हमारे सामने है? क्योंकि जिस तरह का संकट, वैश्विक संकट बना हुआ है, तेल के दाम आज नहीं तो कल तो बढ़ने ही है। क्या है पूरी वस्तु स्थिति, समझते हैं जाने माने एक्सपर्ट वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी से। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत। आपको और स्वतंत्र के सभी स्वतंत्र व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स को मेरा अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, खबर छपी तमाम बड़े बिजनेस चैनल्स में भी और तमाम जगह कि पेट्रोल के प्राइस 25 से 28 रुपए लीटर बढ़ सकते हैं चुनावों के बाद। और ये कोटक जानी मानी कंपनी है, उसने रिपोर्ट दी अपनी। और जिस तरह के दाम चल रहे हैं और जिस तरीके की स्थिति है उसके आधार पर अब सरकार ने कहा है सर कि इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो सच प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को तो कोई प्रपोजल करना ही नहीं है सर, ये तो तेल कंपनियों को करना है। तो क्या चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ने का जो चीज दिखाई दे रही है, क्या वो होता हुआ दिखेगा? देखिए, पहली बात तो इस कोटक के रिपोर्ट पर आ जाते हैं। तो जी। कोटक ने जो 25-28 रुपए की बात करी, तो हमें ये देखना होगा कि इससे पहले, युद्ध से पहले, करीब 25,000 करोड़ के रिजर्व इकट्ठे हो गए थे इन कंपनीज के प्रॉफिट के, क्योंकि पेट्रोल डीजल हम काफी समय से बढ़ी हुई कीमतों पे ले रहे हैं, जबकि प्राइस बीच में $60 तक भी चली गई थी। तो इनफैक्ट इन कंपनीज पे इल्जाम लगाया जाता था कि भाई अब जब कीमत कम हो गई है तो आपको तो कम करनी चाहिए। आपको याद होगा कि जमाने में रोज बदलती थी, हाँ। तो रोज डायनेमिक सिस्टम होता था, उस सिस्टम को फिर हटा दिया गया था। जो रोज रोज कीमतें बदलती थी उससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता था। कभी आलोचना होती थी, कभी प्रशंसा होती थी, वगैरह वगैरह। तो अब जब 25,000 करोड़ के रिजर्व, जब युद्ध छिड़ा 28 फरवरी को, धीरे धीरे क्रूड के दाम दाम बढ़ने गए, एक समय पर $120 तक पहुंच गए थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रिजर्व्स थे 25,000 करोड़ के प्रॉफिट के, या जितने भी थे, चलिए 25,000 करोड़ नहीं थे, कोई इसको कॉन्टेस्ट कर सकता है, हाँ। तो धीरे धीरे वो खजाना खत्म हो गया। हाँ। यानी कि यानी कि वो जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो धीरे धीरे इसमें इस्तेमाल कर लिए गए। चलिए, मैं फिर भी मानता हूं कि अच्छी जगह इस्तेमाल किया, क्योंकि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ी, अमेरिका तक में बढ़ी $1.06 से। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, कहीं आप चले जाइए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया। भारत ऐसी जगह थी जहां आम आदमी के लिए प्रीमियम पेट्रोल पे तो बढ़ा था, हाँ। ₹2 से ₹2.35 तक। पर वो पेट्रोल महंगी गाड़ियों में डलता है, वो हर व्यक्ति नहीं डालता। आम आदमी की हम बात करें तो आम आदमी के लिए भारत उन चंद देशों में था जहां पर एनर्जी की, यानी कि क्रूड के, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई थी। गैस की भी बढ़ी थी, पर वो कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ी थी। अब सवाल आता है कि क्या ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आपने दूसरा मुद्दा छेड़ा कि भाई सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने थोड़ी नहीं दिया है। पर यह भी तो सच है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी सरकारी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। और अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि ये स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय मार्केट फोर्सेस के आधार पर लेती हैं। सरकारी पर ये कैसी सबको सर? पता है, हाँ। पर ये तो सबको पता है ये बात तो, कि भाई जब मामला थोड़ा सेंसिटिव होता है तो इनको भी अपने ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे में आप अगर कीमतें बढ़ा देंगे तो एंटी पॉपुलिस्ट मूव हो जाता है। अब देखिए, ये तो राजनीति है। हाँ। ये जो चैनल्स कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं, ये राजनीति का विषय है कि भाई जैसे जैसे ही 29 तारीख को इलेक्शन खत्म होंगे तो 30 तारीख की में बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि जो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वगैरह वगैरह। कई तरीके से इसको लोग कहे जा रहे हैं, भाई अब तो हो गया, वोट वोट हो गया, अब आप पेट्रोल के दाम दो ज्यादा। तो ये सब कुछ निर्भर करेगा विक्रांत, कि क्रूड ऑयल की कीमतें कहाँ जाती हैं। ट्रम्प साहब को ऊंट में कहता हूं, किस करवट वो बैठता है। हम्म। क्योंकि आज देखिए, कल $95 $96 थी, आज जब सुबह खुला तो ये कीमतें 102 $103 को भी पार कर गई। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, हालांकि ट्रम्प साहब ने यह भी कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है अब सीज फायर खोलने की, इनडेफिनिट हो गया है, कोई हमें हमें कोई जल्दी नहीं है। ट्रम्प साहब की बातें, ट्रम्प साहब और उनकी बातें तो वही जाने।
तो कोई जल्दी नहीं है, पर बैरिकेडिंग लगी रहेगी। हम्म। हमें तो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से है, पेट्रोल की, हाँ क्रूड ऑयल की कीमतों को मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से है, लड़ाई चलती रहे अंदर उधर उधर, उससे उससे हमें इतना फर्क डायरेक्टली नहीं पड़ता है। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से, जहाजों की आवाजाही के बंद होने से हमें ये फर्क पड़ रहा है, उसके उसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो 130, और दूसरी इसमें समझने वाली बात यह है, विक्रांत, की कम लोग जानते हैं कि जो हमारी एक क्रूड बास्केट है, हाँ। क्रूड बास्केट हमारी, उसमें अल्जीरिया से, वेनिजुएला से, रशिया से, और कुछ गैस ऑस्ट्रेलिया से, कई जगह से हमारा हमारा क्रूड ऑयल आता है, एनर्जी की रिक्वायर, उसको बास्केट कहते हैं। हाँ और बिल्कुल। इसमें जो आप कीमत देखते हैं अभी, मान लीजिए $103 है, तो 103 नहीं है, हम्म। इसमें आप करीब $40-50 हाँ और जोड़ दीजिए, महंगा है। 40 तो जोड़ ही दीजिए, हाँ। क्योंकि उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट हो गई, शिपिंग कॉस्ट हो गई, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गई, और आजकल तो ये सब बढ़ी हुई है, खासकर शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट। आपको मैंने एक बार बताया था कि इंडेमनिटी और प्रोटेक्शन क्लब है अमेरिका, लंदन में, जिसके कि एविवा, प्रुडेंशियल जैसे बड़े बड़े इंश्योरेंस मेंबर है, उन्होंने इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा दिया, तो कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं तो बहुत महंगी दाम पे। तो भारत को जो पूरा क्रूड बास्केट पड़ता है, वो ये जो कीमत आपको दिखती है एमसीएक्स पर, या जो ऑनलाइन दिखाई देती है, इससे कहीं ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो क्रूड ले रही हैं, इनको महंगा मिल रहा है, सीधी सी बात यह है। और जो वसूली हो रही है, ऐसा कहा जा रहा था कि शायद ₹10 से लेके ₹25-30 तक प्रति लीटर घाटा हो रहा है इन कंपनीज को, अगर हम 100, 102, 100, $105 के बीच की प्राइस लें। इसी आधार पर कोटक ने ये रिपोर्ट निकाली। अब हम्म। कोटक ने जहां जहां थोड़ी सी मुझे लगता है गलती करी है इस रिपोर्ट में, गलती ये करी है कि 28-30 रुपए दाम बढ़ सकते हैं। अरे भाई, 28-30 रुपए दाम तो पागल ही होगा कोई इतनी एक साथ बढ़ा देगा। आपने कभी इतने एक साथ बढ़ते देखे? पीछे भी जब बढ़े थे, बढ़ते हैं तो ₹2, ₹3, ₹4, ₹5, इतने दाम एक साथ हर ₹10 दाम बढ़ने पर, विक्रांत, करीब करीब हमारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई, जिसको मुद्रास्फीति की दर कहते हैं, उसमें लगभग 30 से 40-50 बेसिस पॉइंट तक का फर्क आ जाता है, यानी कि वो बढ़ जाती है। ₹30 का मतलब है कि सीधा, अगर इन्फ्लेशन हमारी आज 3.6 पर है, तो मतलब वो 4.6 हो जाएगी। ऐसे कैसे? ये तो मैं कोटक की रिपोर्ट से, कोटक की फाइंडिंग से मैं सहमत हूं, हाँ। पर कोटक की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे अधिकार है अपनी ओपिनियन हाँ देने का, बिल्कुल। तो इस बात से सहमत नहीं हूं कि सीधा 30 अप्रैल को या मई में इसके दाम 28-30 रुपए बढ़ जाएंगे। ये वो जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं जो प्रति लीटर घाटा इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस समय हो रहा है, लगभग ₹10 से लेके 25-30 रुपए के बीच में घाटा है, पेट्रोल डीजल पे अलग अलग है, अलग अलग रिफाइनरीज की लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह सब मिला के ऑन एन एवरेज इतना आ रहा है। हम्म। अब सारा का सारा ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लोगों पे पास ऑन कर देंगी, मैं ये नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज्यादातर, अगर हम नियारा और जियो को छोड़ दें, तो तीन जो बड़ी कंपनियां हैं वो सरकारी हैं, और सरकार से बिना पूछे ऐसा कोई काम ये नहीं करेंगी जो कि सरकार को सकते में डाल दे, सरकार के लिए दिक्कत खड़ी कर दे, आम आदमी के लिए दिक्कत खड़ी कर दे। इनको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी पड़ेगी। इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए इनको इतना घाटा हो भी रहा है, हम्म। तो हो सकता है कुछ घाटे को सरकार इनके लॉसेस के रूप में अपने फिस्कल बैलेंस शीट में एडजस्ट करे। जैसा कि हमने देखा, पीछे एक्साइज ₹10 कम करी गई, और सरकार ने इसीलिए किया कि भाई आप लोगों के ऊपर पास ऑन मत करिए, हम आपको एक कुशन दे देते हैं, हम्म। आप इस कुशन को यूज करिए और अपने कुछ घाटे की पूर्ति करिए। तो ये परिस्थिति है। मुझे ये कोटक की रिपोर्ट से मैं आंशिक रूप से ही सहमत हूं, इनकी फाइंडिंग्स जो है वो ठीक है, पर कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि मुझे 10 से 25-30 रुपए का, मेरी कैलकुलेशन कहती है कि इस समय प्रति लीटर घाटा इनको उठाना पड़ रहा है। अब मुश्किल ये है, क्यों मैं ये इतनी बड़ी रेंज दे रहा हूं, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत तो ऐसे ऊपर नीचे जा रही है जैसे जैसे गेंद होती है, आप हाँ देख रहे हैं रोज। कभी अभी 2 दिन पहले $86 से $90, फिर $95, अब $103, कभी कुछ ट्रम्प साहब के बयानों पे और वेस्ट एशिया में हो रही परिस्थितियों के ऊपर ये क्रूड ऑयल की कीमत नाच रही है, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी के कारण से शेयर मार्केट, गोल्ड सिल्वर मार्केट, सब आप देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल के साथ साथ ये मार्केट स्वे कर रही हैं, जिसको ऐसे कहते हैं, घूम रही हैं, जिधर इनका मुंह जाता है उधर घूमते हैं। और उनके पीछे जो सपेरा बीन बजा रहा है, वो एक तो ये बीन है, क्रूड ऑयल की प्राइस को मैं बीन मानता हूं। और इस सपेरा कौन है? आप जानते हैं सपेरा कौन है? चाचा जी जो वहां बैठे हैं, वो सपेरे हैं, ठीक है। तो वो जिस तरीके से बीन को घुमाते हैं, जो बयान देते हैं, उसके हिसाब से बीन घूमती है, और बीन घूमती है तो आपकी गोल्ड सिल्वर और स्टॉक मार्केट घूमती है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया है,
सरकार के स्पष्टीकरण का हम सीधा ये मतलब भी ना निकाले। अब सबको ये एक ओपन सीक्रेट है विक्रांत, हाँ, ये ओपन सीक्रेट है कि भाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडिपेंडेंट प्राइसिंग करती हैं। ये एक ओपन ये सीक्रेट है, ओपन तो इस पे तो बिल्कुल सही बात। सरकार को इस बात का पता है कि हाँ, सरकार को इस बात का पता है कि लोगों को पता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज किसके कहने से काम करती हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, सरकारी कंपनी है भाई। भाई मालिक जो कहेगा कंपनी वही करेगी ना, तो इसमें कोई ये कोई आलोचना की बात नहीं है कि इन कंपनी को सरकारी, हाँ ये कह देना कुछ सालों से गलत है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने इंडिपेंडेंट निर्णय लेती हैं। हाँ, ये बात मैं जोर देके कहना चाहूंगा। अब अगर कोई इस बात को जोर देके कहता है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्वतंत्र है, हम्म, जैसे आपका चैनल है, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी स्वतंत्र है हम्म, अपने निर्णय लेने में, तो आपका चैनल तो स्वतंत्र है, हाँ, पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कह देना स्वतंत्र, वो अब गलत रहेगा। और ये कुछ साल से हम देख रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। आप हाँ, पिछले अगर 3-4 साल से मैं इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत सारे टीवी चैनल से मैंने देखा, मैंने कहा जो खुले आम, अब ये जो आप इनको स्वतंत्र कह रहे हैं प्राइसिंग में, ये इस बात को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि और मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है इसमें। हाँ, बिल्कुल। अगर आज देश की परिस्थिति आम आदमी के ऊपर भार पड़ता है, तो इसमें क्या हर्ज है अगर सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कह देती है कि आप दाम बढ़ाइए या आप मत बढ़ाइए, इसमें इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब इसमें कोई आलोचना वाली बात क्या, मुझे समझ में नहीं है। भाई कंपनी का मालिक कौन है? कुछ हम्म, शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ज्यादातर स्टेक तो इसका गवर्नमेंट के पास है, हाँ, आपको पता अरे है सर, सरकारी इंडियन ऑयल कंपनी का से। शेयर मेरे पास भी है, ले तो मैं कोई ना कह सकता हूँ कि कंपनी के दाम मत बढ़ाइए भाई, तेल के दाम। नहीं कहिए वो ना, तो आपके आपके बेहतर। फॉलोअर्स व्यूअर सब्सक्राइबर्स खुश हो जाएंगे हाँ, कि इंडियन ऑयल के एक शेयर होल्डर ने बोला कि भाई इसको इसको मत बढ़ाइए, तो उस कहने से हुआ। खैर चलिए, ये तो रिटेल की बात हो हाँ, गई, हल्की बात हो गई। हाँ, पर बिल्कुल। वजन की बात यह है कि इनकी कंट्रोलिंग स्टेट सरकार के हाँ, पास है, और मैं समझता हूं सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिए अब हाँ, इस बात में खुलकर सामने आने के लिए कि हाँ, इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हम ही बढ़ाने को कहते हैं, हम्म, हम ही घटाने को कहते हैं, हम ही रोकने को भी कहते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। तो जब कोई चीज ओपन सीक्रेट हो जाती है, तो इसमें ना मिस्ट्री बना के नहीं रखना चाहिए, ऐसा विक्रांत मेरा मानना है। तो पर ये 28-30 रुपए वाली बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ, ये घाटे की बात की जा रही है। ये पास ऑन एक सेंसेशनल न्यूज बनाने के लिए लोगों का, आप देखिए उन्होंने लिखा ना, तो आपने आज इस पे चर्चा कर ली। अगर हाँ, वो ना लिखते तो आप इस पे चर्चा कहाँ करते? फिर कोटक का नाम क्यों होता? तो इसलिए इसलिए जो है, ये इसलिए लाया गया है। मैं इतनी नहीं बढ़ेगी, कुछ बढ़ सकती है। अब ये सारा कुछ निर्भर करेगा हम्म, उस सपेरे पर और उस बीन पर, हाँ, यानी कि वो जो सपेरा पीछे से बीन बजाएगा, और बीन बीन यहाँ पर फिर बता दो, क्रूड ऑयल की कीमत है, सपेरा चाचा जी हैं, और ये बीन बजाएंगे तो क्रूड ऑयल की कीमत इधर उधर नाचेगी। पर हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बदकिस्मती से आज भी हम बात कर रहे हैं, इस समय बैरिकेडिंग वहां पर की हुई है। हम्म, ट्रंप साहब का ये कहना कि मैं अब इस सीज फायर को कोई निश्चित काल के नहीं दे रहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसके पीछे उनकी बड़ी स्ट्रैटेजी है। हम्म, स्ट्रैटेजी ये है कि हम अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखेंगे तो ईरान छटपटाएगा, क्योंकि ईरान का 20 लाख बैरल वहां से तेल खुद जाता था, बहुत बड़ी आमदनी ईरान को वहां से डेली बेसिस पे होती थी, रोज का बता रहा हूं आपको। बिल्कुल। तो हमने तो रास्ता बंद कर रखा है, तो भाई जाओगे, कहते हैं हमें तो अब कोई जल्दी नहीं है, सीज फायर की खुल जाएगा, जब तक बातचीत नहीं होती सीज फायर, उनको पता है कि उन्होंने गला तो घोट रखा है, तो हम्म, कितने दिन सांस ले लोगे भाई, हमने तो आपका गला दबा रखा है, जब हम्म, तक सांस ले सकते हो ले लो, जब आप सांस नहीं आएगी तो अपने आप छटपटाओगे। इसके ये स्टेटमेंट के पीछे ट्रंप साहब की एक स्ट्रेटेजी नजर आती है कि वो ईरान को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली चोक करना चाहते हैं, और तब तक हम ये, और ईरान ने जवाब क्या दिया आपने ध्यान नहीं, ईरान ने कहा है कि बैरिकेडिंग करना सीज फायर का उल्लंघन है, उल्लंघन। उन्होंने ये साफ तौर से कह दिया। क्योंकि जो मैंने कारण बताया आपको, आप अगर उन पे आर्थिक हमला कर रहे हैं ना, आप उनके ऊपर, अब आप उनके ऊपर मिलिट्री हमला नहीं कर रहे, कोई कोई गोली भले ही ना चले, हालांकि गोलियां भी बीच में चलने की खबर आती रहती है, पर गोलियां नहीं चल रही है, बम नहीं बरस रहे हैं, परंतु आर्थिक हमला आप कर रहे हैं, तो सीज फायर का उल्लंघन ईरान ने, और सही कहा ईरान ने कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। मैं भर्त्सना करता हूं ईरान की भी। यहाँ पर विक्रांत के भारतीय शिप्स के ऊपर हमले की हाँ, खबर बार बार आ रही है। मैं ईरान की भारी शब्दों में भर्त्सना करता हूं, ईरान को समझ जाना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो चुके हैं। एक एक डॉलर मालूम है कितने का है इस समय विक्रांत? 1.5 मिलियन ईरानियन रियाल का, हम्म, 15 लाख ईरानियन रियाल का $1। इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ ईरान जा रहा है, खाने पीने की फूड इन्फ्लेशन 90% पहुंच चुकी है। जीडीपी की हालत मत पूछिए, कौन ईरान को गवर्न कर रहा है कुछ नहीं पता, कभी आईआरजीसी का नाम आता है, कभी पेजेस्कियां साहब का नाम आता है, कभी वो जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, पहली बार मैंने देखा पार्लियामेंट के स्पीकर जो है
वो देश का नेतृत्व भी करने लग जाते हैं। ये पहली बार, हालांकि पार्लियामेंट का स्पीकर का बहुत टॉप ओहदा हाँ होता लेकिन है, पर वो ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष का काम नहीं करते। तो बड़ी अजीब गरीब परिस्थिति ईरान में बनी हुई है, और ईरान को समझ जाना चाहिए। भारत उनका पुराना मित्र रहा है, चाबहार पोर्ट में भारत ने निवेश किया है, भारत ईरान की दोस्ती बहुत पक्की है, बहुत पुरानी है। अगर इस प्रकार की हरकतें ईरान करेगा, तभी ईरानी एम्बेसडर को यहाँ कॉल किया गया था। भारत सरकार ने उसको उसको डांट लगाई थी कि ये बाज आ जाइए आप इन हरकतों से। परंतु हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज भी बंद है, पूरा व्यापार वहां रुका पड़ा है। इसीलिए आपको शेयर मार्केट में आज फिर से दबाव दिखाई दे रहा है। हाँ। और आपका आपका फेवरेट सब्जेक्ट सोना चांदी, वहां पर भी आपने देखा कि $4700 से भी नीचे आ गया था कल रात को, कॉमेक्स में जब ट्रेडिंग हो रही थी। फिर थोड़ा रिकवर किया, 4750 की तरफ जाने लगा। फिर वो बार बार अब 47, सीधी रिश्तेदारी जो मैंने समझाई थी, हाँ क्रूड क्रूड अब ऑयल तो एकदम साफ डॉलर, दिखाई फिर देती है वो। हाँ। क्रूड ऑयल, डॉलर की डिमांड से डॉलर इंडेक्स से आपकी बॉन्ड यील्ड से कॉमेक्स पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती हैं, और कुछ कुछ फंड सोने चांदी से हटके वहां जाते हैं। ये रिश्तेदारी आप साफ तौर पे आप इसको देख सकते हैं। जैसे जैसे आपको अब सोने चांदी की कीमत देखने की जरूरत ही नहीं है, हाँ। आप खाली क्रूड ऑयल की कीमत देख ले। बल्कि मैं चाहूंगा कि आपके जो रेगुलर फॉलोअर व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ, उनके लिए मैं एक एक एक्सरसाइज देता हूं। जी। एक्सरसाइज ये कि आप गेस करिए, इससे उनमें और प्रिसाइसनेस आएगी। हाँ। आप जब क्रूड ऑयल की कीमत होती है 102, तो हाँ। बिना सोने चांदी की कीमत देखे आप गेस करके बताइए कि अब सोने चांदी की कितनी कीमत होगी। आपको हैरानी होगी, आप गेस करेंगे तो आपका गेस अक्सर ठीक निकलने लग जाएगा। क्योंकि इस समय सोना चांदी फिर दबाव में आ गया है, 4700 के आसपास आ गया, कहाँ 4800 पार कर गया था जब ये कीमत 86 और $90 के बीच में आ गई थी। तो एक सीधा कोरिलेशन हमने तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपने ऑफिस में तो इसकी प्लॉटिंग की हुई है। हाँ। यानी कि हमने एग्जैक्ट परसेंटेज निकाली हुई है कि कितना क्रूड ऑयल गिरता है, उससे कितने डॉलर्स की और डिमांड बढ़ती है, हाँ। उससे डॉलर इंडेक्स कितने कितने बेसिस पॉइंट ऊपर जाता है, कितने डेसिमल्स ऊपर जाता है, और उस डेसिमल पॉइंट से कितनी बॉन्ड यील्ड ऊपर चढ़ जाती है, और अंततः वो कैसे सोने चांदी को प्रभावित करती है। हम तो इस गहराई तक जाके इसका आकलन करते हैं, पर आम फॉलोअर व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए संभव नहीं है। तो आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, जो लोग करना चाहें कि आंख पे क्रूड ऑयल की प्राइस देखिए और उस पर पट्टी बांध लीजिए सोने चांदी की कीमत पे, और गैस करिए कि इतनी होगी। देखें आपका गैस कितना सही निकलता है इस रिश्तेदारी को समझते हुए। बिल्कुल। और दर्शकों से अनुरोध भी करेंगे सर कि कमेंट में वो ऐसा करके बताएं कि क्या उनका जो वो सोच रहे हैं वो दाम उसके सटीक करीब बैठता है कि नहीं। अच्छा है, कम से कम ये सब चीजें समझने लगे सभी लोग। सर लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। वैसे तो आपने इसमें सारी लगभग जानकारियां मुझे दे दी हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स में मैं खबर पढ़ रहा था कि दुनिया भर में बड़ा खाने का संकट भी अब खड़ा होने वाला है, जिस तरीके से ये हॉर्मोज का चल रहा है। और भारत में भी, क्योंकि खाद और फर्टिलाइजर्स इन सब का बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। तो यानी अब बड़ी चिंता की बात पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए भी दिखाई तो अब दे रही है साफ साफ। जी हाँ, दुनिया, जैसा मैंने कहा था आपको शुरू के वीडियोस में, कि दुनिया एक आर्थिक संकट की तरफ जा रही है, रिसेशन की तरफ जा रही है, जिसको जिसको मंदी कहते हैं, उसकी तरफ जा रही है। आर्थिक खाने का संकट इसलिए है क्योंकि सप्लाई चेन पूरी डिसरप्ट हुई पड़ी है। एक जानकारी आपको मैं दे दूं कि भारत ने यूरिया यूरिया आता है भारत में विदेश से, उसमें यूरिया की कीमत बढ़ने की वजह से इस सारे सप्लाई डिसरप्शन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के यूरिया की भारत ने दुगनी कीमत दी है उसको मंगाने के लिए। यानी कि हमें दुगना फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ा है जितना भी यूरिया हमने हाल में मंगाया है। बिल्कुल, खाने पीने का जो देश हमारा, अच्छी बात यह है कि भारत फूड सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर है। यानी कि हमें जो खाना, हमारा जो स्टेपल फूड है, गेहूं है, चावल है, दालें थोड़ी बहुत हम मंगाते हैं, पर गेहूं चावल हम देखें तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। पर बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं विक्रांत, जो कि अपने खाने पीने की सामान, जैसे हम क्रूड पर 87% 86% निर्भर हैं इंपोर्ट के लिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो खाने पीने की चीजों के लिए निर्भर है। सोचिए उनका क्या हालत होगी। अब पेट्रोल के बिना तो आप एक बार फिर को घर घर पे बैठ जाएंगे ताला मार के, लॉकडाउन में जैसे लोग कहीं नहीं गए थे। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल, मान लीजिए कल को पेट्रोल का होता है, पर खाने के बगैर क्या करेंगे। पेट्रोल के बिना तो गुजारा हो जाएगा कुछ दिन तक, पर खाने पीने के बिना तो बहुत थोड़े समय में आप छटपटाने लग जाएंगे। तो इसलिए इसलिए ये सारी सप्लाई डिसरप्शन जो है, ये
दुनिया भर में एक खाद्य संकट उत्पन्न करे। अरे खाद्य संकट तो छोड़िए, हीलियम जैसी गैस है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अभी तो आपको जैसे जैसे समय बीतेगा, ये ट्रम्प साहब ने वहां जो बैरिकेडिंग, मुझे लगता है इन्होंने आज तक जितने भी कदम उठाए हैं, एक बड़ी बात कहता हूं विक्रांत, आज तक जब से 28 फरवरी को ईरान में युद्ध शुरू हुआ था और ट्रम्प साहब ने जितने भी कदम उठाए वहां पर, उन सब में अगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कदम, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, ये हमारे लिए, देश के लिए नुकसान है और हम इसको लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं तो मानसिक हालत पे भी सवाल उठा देता हूं। पर अगर सबसे कारगर कदम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उठाया है, तो वो ये हॉर्मुज की बैरिकेडिंग है। क्योंकि ये एक ऐसा कदम है जिससे जिससे ईरान सबसे ज्यादा छटपटा रहा है। इतना ईरान ड्रोन और बम गिराने से भी नहीं छटपटाया जितना ईरान ये हॉर्मुज की बैरिकेडिंग की वजह से छटपटा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र की दुनिया से आता हूं, शायद मैं बायस्ड हूं, कि आर्थिक हमला ज्यादा घातक होता है। मिलिट्री हमले में तो क्या होता है कि आपने जिस एरिया पे गिराया वहां पर कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। पर आर्थिक हमला जब होता है ना, उससे पूरी की पूरी आबादी पर असर पड़ता है। पूरी आबादी पर असर, लोग भूखे मर सकते हैं और दूर दराज तक इसका ऐसा आर्थिक बम, ऐसा बम है जिसका असर दूर दराज तक होता है। जहां पर बम की आवाज नहीं भी सुनाई देती, वहां तक इसका असर होता है। तो मुझे लगता है अभी तक जितने इन्होंने स्ट्रेटेजिक मूव लिए, सबसे ज्यादा जो अगर स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से या स्ट्रेटेजिक मूव जिसको कहते हैं, वो ये बैरिकेडिंग है। जिसकी वजह से, और ये जैसे जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी बैरिकेडिंग विक्रांत, ये समस्या को और बढ़ाती जाएगी। लोग नोट कर लें कि हर बीतता हुआ दिन, इस समय भले ही एक्टिव युद्ध नहीं चल रहा है, ये हम सब जानते हैं, इस समय तो सीज फायर है, कहीं कहीं गोलीबारी चलने की आवाज आती रहती है, ईरान में किसी शिप को कब्जा कर लिया, ये कर लिया। पर जिस तरीके से बमबारी हो रही थी, वो जो भीषण युद्ध चल रहा था, ईरान उधर यूएई के ऊपर, सऊदी के ऊपर, रोज दुबई के ऊपर, अबू धाबी के ऊपर, सऊदी अरेबिया में, बहरीन के ऊपर, वो उस टाइप का जो युद्ध चल रहा था, भले ही वो नहीं चल रहा है इस समय, पर आप ये बात मेरी नोट कर लीजिए, आर्थिक युद्ध इस समय अपनी भीषणता के ऊपर है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना है, ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है। और हर बीतता हुआ दिन हमें मंदी की तरफ ले जाएगा। हर बीतता हुआ दिन हमारे लिए, भारत के लिए भी एक आर्थिक परिस्थिति को कमजोर करेगा। हमारी जो इतनी अच्छी ग्रोथ थी 7% से ऊपर की, उसको धीरे 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 करके, तिल तिल करके, हर दिन तिल तिल करके इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, इसको नीचे लेके आएगा। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे प्रेशर पड़ेगा। और ये जो आप बात शुरू हुई थी पेट्रोल डीजल की कीमतों से, तो भारत सरकार को फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है कि जैसे उन्होंने अभी एक्साइज का निर्णय लिया था, अगर लोगों के ऊपर पास ऑन ना करना हो, तो एक्साइज का निर्णय जिस प्रकार का था, उसी प्रकार का कोई और फिस्कल निर्णय भारत सरकार ले सकती है, जिससे हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। हमारी जो ओवरऑल बैलेंस शीट है देश की, जो कि पिछले कई सालों से अच्छी चल रही थी, उतनी बुरी नहीं थी, वो बिगड़ेगी। तो इसलिए इसलिए मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं इसको कोई अन्यथा ना ले। तो लोग ऐसे में फौरन कमेंट करते हैं, अरे हमारी तो कहाँ नौकरी बढ़ी, कौन सी ग्रोथ, कैसी ग्रोथ, हमारी नौकरी तो वहीं की वही है भैया, ये क्या आप क्या कह रहे हो, वगैरह वगैरह। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। तो वो हालत यहाँ से बिगड़ेगी। हर बीतता हुआ दिन, ये शांति नहीं है, हाँ बिल्कुल जोर शांति दे के नहीं है कह ये। रहा हूँ, ये हाँ। शांति नहीं है। ये ऐसा मत समझिए कि युद्ध रुका हुआ है। हम्म। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने वाला है, इसने इकोनॉमिक वॉर को और ज्यादा भीषण कर दिया है। और बिल्कुल आपने सही बात की सर, ये जो वार वहां पर चल रहा था, जो बम और ये सब चल रहे थे, उससे ज्यादा खतरनाक असर अब, क्योंकि ईरान के साथ साथ अब सब जगह ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर। हम कोशिश करते हैं कि दिन थैंक यू में सो आपके मच। 10-15 मिनट लेकर दर्शकों को दिन की बड़ी माय खबर से प्लेजर। जागरूक करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।